हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वांगशन एफएफ शेयर करने वाली हूँ गाइस। और इस एफएफ का नाम है एडिक्टेड लव। इसके लिए मेरे पास ना सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे, इस वजह से मैं इसे पहले शेयर कर रही हूँ। एंड मैंने दूसरे वाले एफएफ का नाम ना थोड़ा सा चेंज कर दिया, बिकॉज मैंने चेक किया था तो पेनफुल लव के नाम से ना बहुत सारे एफएफ मतलब शेयर हैं 2-3 चैनलों पे, और इस वजह से मैंने उसका नेम चेंज करके लव विदाउट पेन इम्पॉसिबल ये कर दिया है। मैं उसे भी शेयर करूँगी, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उसे भी शेयर करूँगी। जो लोग उसे सुनना चाहते हैं मैं उसे भी शेयर करूँगी। एंड आज के एफएफ में आज का एफएफ ओमेगा वर्स होने वाला है गाइस। इसमें लेन वांग जी अल्फ़ा है, वीइंग एक ओमेगा है, एंड वीइंग वी चांगसे का बेटा है, बट उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है। जियांग यानली और जियांग चैंग वो उसके अंकल के बच्चे हैं, लेकिन उसके बहन भाई नहीं हैं इसमें एफएफ में। आप लोगों को जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। एंड जो भी पर्सन मेरे इस चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा वांगशियन लवर्स के साथ। आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें ना एक बहुत ही छोटा सा एक घर दिखाया जाता है, बट वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। वो छोटा ज़रूर था लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। उसमें ना हर चीज़ अपनी जगह पे रखी हुई थी, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर थी जहाँ पर वो ना होना चाहिए। तभी हमें एक रूम दिखाया जाता है और वो रूम इतना ज़्यादा मैसी हो रहा था। जितना सुंदर वो घर था पूरा, उससे कहीं गुना ज़्यादा वो रूम इतना गंदा हो रहा था। कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी, कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे, शूज ऐसे ही रखे हुए थे कहीं भी, और खाने की चीज़ें भी इधर उधर फैली हुई थी पूरे फर्श पे। अब उस रूम में एक पर्सन सोया हुआ था अपने बिस्तर पे। अलार्म क्लॉक जो कि उसके बेड के साइड में एक टेबल पे रखी हुई थी कॉर्नर पे, वो ना रिंग होने लगती है। उसमें अलार्म सेट किया गया था, वो बजने लगता है, लेकिन जो पर्सन उस पर सोया हुआ था ना वो उस अलार्म को बंद कर देता है। और बंद करने के साथ साथ ना वो अलार्म तो बंद हुआ नहीं था, वो क्लॉक नीचे गिर के टूट गई थी बेचारी। लेकिन वो पर्सन नहीं जागा था, वो पर्सन सो रहा था। एंड मॉर्निंग के 7:30 बजे थे और ये पर्सन सो रहा था, उठा नहीं था। अब टाइम थोड़ा सा स्किप होता है 1 घंटे, एंड 8:30 बज रहे हैं, मीन्स 8:30 हो रहे हैं। और 8:30 पे एक पर्सन आता है इस रूम में, और वो अपने हाथ में पानी की बाल्टी लेकर के आया था जो भी पर्सन था। और वो तुरंत जो पर्सन सो रहा था ना उसके ऊपर सारा पानी डाल देता है। और जो पर्सन सो रहा था वो ना एकदम घबराहट में ना उठता है एकदम अचानक से। आप सो रहे हो और आपके ऊपर कोई पानी डाल दे तो आपको कैसा लगेगा, ठंडा ठंडा। और वो पर्सन ना ऐसा ही करता है, एकदम चिल्ड पानी था, एकदम ठंडा पानी था, वो ना उसके ऊपर डाल देता है। और जो सो रहा था पर्सन वो एकदम ना उठता है और उठते हुए कहता, डैड फिर से नहीं, आप हमेशा ऐसा क्यों करते हो। तभी सामने वाले पर्सन ना कहते हैं, जो कि उसके फादर हैं, वो कहते हैं चिल्लाते हुए, तुम हमेशा ऐसे क्यों सोते रहते हो, तुमने अलार्म क्लॉक को तोड़ दिया। तुम्हें पता है ना ये इस साल की 400वीं अलार्म क्लॉक है जिसे तुमने तोड़ा है। तब जो पर्सन सो के उठा था ना वो कहता है, नहीं डैड आप रॉन्ग हो, ये 437 नंबर की क्लॉक है जिसे मैंने इस साल तोड़ दिया है। तभी वो पर्सन कहता है, हाँ और तुम्हारे इतने सारे खर्चों की वजह से ना मैं एक घर नहीं ले पा रहा हूँ। तभी ना जो पर्सन उठा था ना सो के, वो ना टॉन्ट मारते हुए कहता है, डैड आप मेरे को ब्लेम कर रहे हो, मेरे खर्चों की वजह से नहीं, आपके ऐसे ट्रैवल करने की वजह से हम एक घर नहीं ले पा रहे। आपको पता है ना आपके ट्रैवल करने की वजह से मेरा स्टडी का भी लॉस हो रहा है। आप ना जाओ, मुझे नींद आ रही है। और ऐसा कह के वो ना दोबारा से लेटने वाला था वो पर्सन। तभी वो उसकी जो डैड थे ना वो कहते हैं वीइंग, और हमें यहाँ पे ना पता चलता है कि ये जो सो रहा था ना पर्सन वो वीइंग है। और वो उससे कहते हैं, वीइंग अगर तुम फिर से सोए तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगा और आज तुम्हें भूखे कॉलेज जाना पड़ेगा एकदम खाली पेट, और मैं तुम्हें कोई मनी भी नहीं दूंगा।
जिससे कि तुम कुछ खा सको, तुम बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद करते हो। ऐसा कह ही रहे थे वो, तभी वीइंग कहता है डैड नहला तो आपने दिया ही है, मैं तैयार होके आ रहा हूँ, बस मुझे 10 मिनट दीजिए। और वो यॉर्निंग करते हुए अपने बिस्तर से उठता है, अपने बिस्तर को ना धूप में डालता है बिकॉज़ उसकी पूरी बेडशीट गीली हो गई थी। उसके फादर ने इतना सारा पानी जो डाल दिया था। और इसके बाद उसके फादर चले जाते हैं उसको ऐसे करते हुए देख के, और वो जाते टाइम ना कह के जाते हैं कि अपने रूम को आज क्लीन कर लेना प्लीज़, मेहमान आने वाले हैं आज हमारे यहाँ पे। वीइंग उनसे पूछता है डैड कौन आने वाला है, तब उसके डैड कहते हैं मैं अभी नहीं बताने वाला, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। वीइंग अपने माइंड में कुछ सोचता है और फिर वो ना स्माइल करने लग जाता है। उसने क्या सोचा गाइस यहाँ पे हमें नहीं बताया जाएगा, बट वो स्माइल कर रहा था, बहुत ही बड़ी वाली ना उसके फेस पे स्माइल आ गई थी, एकदम ब्राइट स्माइल। और वो जल्दी से तैयार होता है और तैयार होकर अपने डैड के पास आता है और कहता है डैड कौन आने वाला है, मुझे बताइए ना, क्या सच में अंकल आने वाले हैं, अंकल लैन। तभी उसके डैड कहते हैं वीइंग तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि अंकल लैन आने वाले हैं, तुम जानते हो ना उन्हें कितना ज़्यादा अच्छा लगता है जब तुम अपने रूम के एकदम क्लीन करके रखते हो। तो वीइंग कहता है डैड मैं अपने रूम को क्लीन करके आया हूँ। तभी उसके डैड कहते हैं क्या तुमने, और इतनी जल्दी, मैंने तुम्हें सिर्फ 20 मिनट पहले ही जगाया है, तुम इतनी जल्दी अपने रूम को क्लीन नहीं कर सकते हो। मुझे ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा इस बात पे कि तुमने अपना रूम ना क्लीन कर लिया है। तब वीइंग ना एक पाउटी सा फेस बनाते हुए कहता है डैड मैंने रियल में कर लिया है। तभी उसके डैड कहते हैं अच्छा ठीक है मुझे दिखाओ चलो चल के। तब उसके डैड के साथ ना वो अपने रूम में जाने लगता है और कहता है देखो डैड मैंने अपने रूम को एकदम क्लीन कर लिया है। एंड रियल में उसने अपने रूम को ना क्लीन कर लिया था, बट उसके डैड उसके अलमीरा के पास जाते हैं और उसकी अलमारी को जैसे ही खोलते हैं ना, सारे कपड़े जो कि वीइंग ने ऐसे ही भर दिए थे, बिल्कुल भी तय नहीं किया था, फोल्ड नहीं किया था, उनको ऐसे ही घुसेड़ दिए थे उसमें अलमारी में, अपने सारे क्लॉथ्स ऐसे ठूस दिए थे ज़बरदस्ती और अलमारी को एकदम कस के बंद कर दिया था ज़बरदस्ती। और जैसे ही उसके डैड उस अलमारी को खोलते हैं उनके ऊपर ना कपड़ों का ढेर था और वो कहते हैं वीइंग ये तुमने क्या किया है। तभी वीइंग ना थोड़ा सा घबराते हुए कहता डैड मैंने रूम को क्लीन किया था, आपने गंदा कर दिया, आपकी जिम्मेदारी है उसको क्लीन करना, और मैं ना जा रहा हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं ना आपका इंतज़ार कर रहा हूँ नीचे, आप जल्दी से आ जाइए। और वो ऐसा कह के एक टोस्ट लेता है अपने माउथ में और उसको आधा सा ना खाते हुए वहाँ से निकल जाता है उस फ्लैट में से। और फ्लैट में से निकलने के बाद वो सीधा पार्किंग लॉट में पहुँच के अपने डैड की कार में बैठ जाता है और अपने डैड का इंतज़ार करने लगता है। उसके डैड को भी इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि वो कुछ कपड़ों को ना फोल्ड करते हैं एंड हैंकर्स में लगाते हैं। उसके बाद वो थोड़े से कपड़े लेके ना एक पोटली सी बना के एक चादर में बांध के और अलमारी के पीछे रख देते हैं और उस अलमारी को बंद कर देते हैं और कहते हैं हो गया क्लीन, अब कोई टेंशन नहीं है। और ऐसा कह के वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं और बाहर आके वो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं अपने हाथ में, वो भी एकदम वीइंग की तरह अपने ब्रेकफास्ट को अपने हाथ में लेते हैं ब्रेड को, और खाते हुए ना वहाँ से चले जाते हैं लॉक लगा के अपने फ्लैट में। और जाके ना वो कार में जाके जैसे ही बैठते हैं तो वीइंग कहता है डैड आप लेट हो आज। तभी उसके डैड ना उसकी तरफ घूर के देखते हैं गुस्से में और फिर कहते हैं तुम्हें कितने पैसे चाहिए ये बोलो जल्दी से। तब वीइंग कहता है आप मुझे $10 दे सकते हो। तो उसके डैड उसे घूर के देखते हैं क्या इतने ज़्यादा, तुम्हें पता है ना इतने पैसे में। तभी वो कुछ सोचते हैं और वो ना $10 निकाल के वीइंग को दे देते हैं कि हाँ ठीक है ये लो मज़े करो। और इसके बाद वो वीइंग को कॉलेज छोड़ते हैं और ख़ुद अपने ऑफ़िस चले जाते हैं। जैसे ही वो ऑफ़िस में पहुंचते हैं तो वो ऑफ़िस के ना ओनर हैं, ये कंपनी उन्हीं की है। वो जैसे ही पहुंचते हैं तो सारे के सारे जितने भी कलीग्स थे ना वो उनको ना बो डाउन करते हैं, ग्रीट करते हैं एंड वो अपने ऑफिस में जाके ना बैठ जाते हैं वीइंग के डैड। अब हमें दिखाया जाता है वीइंग के साइड का सीन दिखाया जाता है। वीइंग जैसे ही अपने कॉलेज पहुंचा तो वहाँ पे ना सबसे पहले सुयांग वो वीइंग के पास आते हुए कहता है वीइंग तुम कहाँ थे इतनी देर से, तुम आज लेट हो, तुम्हें पता है तुमने फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया और टीचर ने तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया है।
ऐसा कहते हुए सू यांग को ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो स्माइल कर रहा था। तभी वी यिंग कहता है तुम्हारी ये जो स्माइल है ना एकदम ऐसा लगता है कि कोई डंकी स्माइल कर रहा है। सू यांग इस बात को सुन के थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है वी यिंग तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। तभी वी यिंग हंसते हुए वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि कोई बात नहीं, तुम वैसे भी रियल में एक डंकी ही तो हो। और ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वी यिंग प्रिंसिपल ऑफिस से जैसे ही बाहर निकलता है तो उसके फेस पर ना स्माइल थी और वो कहता है सू यांग से तुमने क्या सोचा था? प्रिंसिपल ने मुझे डांटने के लिए बुलाया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है हमारे सब्जेक्ट्स का, ख़ास तौर पे साइकोलॉजी का, वो ना मैं चेक करूँगा और मैं हेल्प भी करूँगा तुम सबकी प्रोजेक्ट सबमिट करने में। अब तुम्हें अगर अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है टाइम से तो मेरे से अच्छे से पेश आना, अच्छे से बात करना। ऐसा कह के वो सू यांग को चिढ़ाते हुए वहाँ से चला जाता है और जाके अपनी क्लास को अटेंड करता है। देन हमें इवनिंग टाइम का सीन दिखाया जाता है। वी यिंग के फादर उसको लेने के लिए आ गए थे उसके कॉलेज के बाहर और वो उसको लेते हैं और सीधा अपने डोम पे चले जाते हैं, अपने फ्लैट पे। और जाके वो तुरंत जाके ना एकदम चावल लेके और खाना बनाने लग गए थे। और वी यिंग वो भी आज ना हेल्प कर रहा था, वो भी चावल लेकर के खाना बनाने में अपने फादर की हेल्प कर रहा था। इवनिंग का 8 बज चुका था। जियांग फैनमियांग एंड लैन क्रेन वो दोनों के दोनों ही वी चांसे के घर पे आज डिनर करने के लिए जाने वाले हैं। तभी वी यिंग को ना इतना ज़्यादा हैप्पी देख के ना वी चांग से कहते हैं सारा काम होने के बाद कि वी यिंग तुम जिसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ना वो शायद मुझे नहीं लगता कि आज आएगा यहाँ पर, बिकॉज़ वो नहीं आया है इस बार। तभी वी यिंग कहता है डैड आप बोल दो ना ये झूठ है, प्लीज़ आप बोल दो ये सब झूठ है, हम क्यों नहीं जा रहे हैं चाइना, प्लीज़ डैड चाइना चलिए ना, वो क्यों नहीं आया है यहाँ पे। अब ना हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद बेल रिंग होती है, डोरबेल, एंड जैसे ही वी चांग से डोर ओपन करते हैं तो सामने लैन क्रेन, जियांग फैनमियांग एंड जियांग फैनमियांग के दोनों बच्चे जियांग यानली एंड जियांग चैंग एंड लैन क्रेन के दोनों नेफ्यूज़ लैन वांगजी एंड लैन सीचेन ये 6 के 6 ना आए हुए थे। तभी वी चांग से देखते हैं और कहते हैं मैडम यू नहीं आई जियांग। तभी जियांग फैनमियांग बोलते हैं नहीं वो वहाँ पर बिजनेस में किसी ना किसी को तो रहना पड़ेगा ना, कंपनी में किसी ना किसी एक पर्सन की ज़रूरत है, इस वजह से वो इस बार नहीं आई है। अब वो आती तो जियांग चैंग को वहाँ रुकना पड़ता और जियांग चैंग वी यिंग से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है। तभी हमें दिखाया जाता है वी चांग से कहते हैं प्लीज़ धीरे बोलो, मैंने उससे मना करा है कि ये लोग नहीं आए हुए हैं, सिर्फ तुम और क्रेन आ रहे हो, मैंने उससे ऐसा कहा है। और वो ना जब से मैंने उससे ऐसा कहा है वो अपने रूम को ना लॉक करके बैठा हुआ है, उसने अपने रूम से ना कदम बाहर नहीं निकाला है। इस बात को सुनकर वांगजी की आंखें थोड़ी सी गुस्से में आ गई थी और वो ना एकदम देख रहा था वी चांग से की साइड एकदम गुस्से में, और इस चीज़ को ना कोई नोटिस नहीं करता, कोई भी इतना ध्यान नहीं देता उस टाइम पे। लेकिन लैन सीचेन वो ध्यान दे रहे थे अपने भाई पे और वो अपने भाई की साइड अपने हाथ को ले जाते हैं और उसको ना काम डाउन होने का इशारा करते हैं अपने हाथ से। उन्होंने वांगजी के हाथ को टच करके थोड़ा सा सहलाया कि प्लीज़ शांत रहो, इतनी जल्दी मत करो। और ये सब अंदर चले जाते हैं और उस डोम में अंदर जाके ये लोग जाके ना बस बातें कर ही रहे थे। तभी वी चांग से जियांग चैंग कहता है अंकल अगर आपने नहीं बताया है तो क्या हम वी यिंग को सरप्राइज़ दे सकते हैं उसके रूम में जाके। तभी वी चांग से कहते हैं हाँ बिल्कुल दे सकते हो, ये लो वी यिंग के रूम की की, और तुम इस की से ना प्लीज़ इस की को वापस करके जाना, उसको पसंद नहीं है कि कोई भी उसकी परमिशन के बिना उसके रूम में एंटर करे, यहाँ तक कि वो मुझे भी अपनी परमिशन के बिना अपने रूम में एंटर नहीं करने देता है।
एंड ऐसा क्यों है ये बात वी चांग से जानते हैं, बट वो कह नहीं सकते हैं, वो सबके सामने ऐसे नहीं कह सकते हैं अपने बेटे का सीक्रेट। उनको मालूम है लेकिन वो बोलते नहीं है इस सीक्रेट को। एंड जियांग चैंग और जियान याली वहाँ से ना एकदम हंसते हुए बातें करते हुए चले जाते हैं। लैन वांगजी एंड लैन सीचेन, वो जियांग चैंग रुकता है थोड़ी दूर जाके, मतलब 4-5 कदम चलने के बाद ना वो रुका था और वो लैन वांगजी और लैन सीचेन से कहता है कि तुम दोनों भी साथ चलो ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। हम बचपन में कितनी मस्ती किया करते थे, वो यहाँ पे एकदम अकेले रहता है और हम ना साल में 2 या 3 बार ही उससे मिल पाते हैं, चलो ना तुम दोनों भी सरप्राइज़ देने के लिए। तब लैन सीचेन एकदम तैयार हो जाते हैं और लैंग वांगजी भी तैयार हो जाता है। हालांकि वो हंसता नहीं है, उसका ना स्ट्रेट फेस है, वो जब भी स्माइल करता है तो वो बहुत छोटी सी स्माइल होती है उसकी। इसके बाद ये चारों ना चले जाते हैं एंड वी चांग से लैन क्रेन एंड जियांग फैनमियांग वो बिज़नेस के विषय में बात करने लगते हैं, बिज़नेस के सब्जेक्ट में। तभी लैन क्रेन कहते हैं कि तुम्हें अब चाइना आ जाना चाहिए। वी चांग से कहते हैं कि तुम्हें अब चाइना आ जाना चाहिए, अपने लिए नहीं लेकिन वीइंग के लिए तुम्हें चाइना आ जाना चाहिए। वो यहाँ पर अकेला है, तुम्हें पता है ना वो यहाँ पर कितना लोनली फील करता है। तभी वी चांग से कहते हैं लेकिन कैंग से की जब से डेथ हुई है मुझे नहीं लगता, मुझे भी पैनिक अटैक आते थे, वीइंग को भी पैनिक अटैक आते थे वहाँ पर रहने से, क्या वो सही रह पाएगा वहाँ पे अब। तभी लैन क्रेन कहते हैं कि उस बात को काफ़ी टाइम हो चुका है, वो मात्र 2 साल का था जब कैंग से की डेथ हुई थी और मुझे नहीं लगता कि अब उसको ऐसे पैनिक अटैक आते होंगे। हमें ट्राई करके तो देखना चाहिए ना वी। मेरी नज़र से ना उसे तुम चाइना में रहो, अच्छा लगेगा उसे। वो जियांग चैंग एंड जियांग यानली उन दोनों के साथ ना खुश रहता है, हैप्पी रहता है। लैन सीचेन वांगजी ये सब हैं उसको संभालने के लिए, ये चारों ना उसे संभाल सकते हैं और वहाँ पर और भी फ्रेंड्स उसे मिल जाएंगे जो उसे संभाल सकेंगे। वी चांग से कहते हैं कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा और मैं सोचकर तुम्हें बताऊंगा उससे पूछ करके। मैं उसकी मर्ज़ी के बिना उसे ऐसे कहीं भी लेकर नहीं जा सकता हूँ, उसी की मर्ज़ी थी वहाँ से जाने की कहीं दूर और मैं उसे ले आया और अब वापस से वहाँ पर आना। तभी लैन क्रेन कहते हैं कोई बात नहीं, तुम जिस घर में कैंगसे के साथ रहते थे तुम उस घर में मत रहना, तुम हमारे साथ रहना लैन मैंसन में, उसे अच्छा लगेगा। उसके साथ ना हर टाइम लैन सीचेन और वांगजी होंगे, उसको बहुत अच्छा लगेगा। उसे एक बार रहकर तो देखो प्लीज़ वी, चलो ना प्लीज़, हमें भी बहुत याद आती है तुम्हारी। जियांग फैनमियांग और मुझे, मैडम यू को, हम सबको तुम्हारी बहुत याद आती है, चलो ना। और वैसे भी तुम्हें पता है हमारी जो फ्रेंड थे नी, उनकी डेथ हो चुकी है, तुम्हें अब चलना चाहिए। उनकी फ्यूनरल है कुछ दिन बाद, समथिंग 3 या 4 डेज़ बाद है, तुम्हें चलना चाहिए चाइना वापस से। अब हमें दूसरी साइड सीन दिखाया जाता है वीइंग के रूम के बाहर। जियांग चैंग, जियान यानली, वांगजी एंड लैन सीचेन ये चारों खड़े हुए थे एंड वीइंग रूम में अंदर वांगजी के फ़ोटोज़ को देखने में लगा हुआ था। उसके रूम में उसका एक बहुत बड़ा फ़ोटो लगा हुआ है और उस फ़ोटो के पीछे वीइंग का जो बहुत बड़ा पोस्टर नुमा ना फ़ोटो लगा हुआ है रूम में, और उस फ़ोटो के पीछे ना सारे के सारे वांगजी के फ़ोटो लगे हुए हैं। इतने सारे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं वांगजी के उस रूम में कि कोई सोच भी नहीं सकता है। जगह जगह और उन फ़ोटोज़ को ना वीइंग टच करके देख रहा होता है, उसकी आंखों में से ना आंसू आ रहे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है कि वांगजी उससे मिलने के लिए नहीं आया है। उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था इस बात का। तभी उसको ना एक आवाज़ आती है जैसे कि उसका डोर ओपन हुआ और वो जल्दी से अपने उस पोस्टर को वांगजी के फ़ोटोज़ के आगे कर देता है, लेकिन एक फ़ोटो जो उसके हाथ में लगा हुआ था वो उसको दीवार पे चिपकाने की कोशिश तो करता है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो चिपका नहीं पाता है और वो फ़ोटो नीचे गिर जाता है फ्लोर पे। और वीइंग इस चीज़ पर ध्यान भी नहीं देता, वो जल्दी से रूम के डोर के साइड देखता है, अपने रूम के डोर के साइड, और वहाँ पर ना जियांग चैंग, जियान यानली, वांगजी एंड लैन सीचेन ये चारों के चारों खड़े हुए थे। और जियांग चैंग, लैन सीचेन और जियांग यानली ये तीनों ना चिल्लाते हुए कहते हैं सरप्राइज़, तुम कैसे हो वीइंग,
लेकिन जैसे ही इन सब ने वीइंग की आंखों में आंसू देखे, ये लोग ना बरेड हो जाते हैं और जियांग यानली तुरंत जाके वीइंग को हक करते हुए हक करती हैं। एंड जियांग चैंग, लेन सीचेन, ये सब ना वीइंग के पास आ गए थे। वांग जी वो इस टाइम माइंड में अपने में सोच रहा था कि काश मैं तुम्हें हक कर सकता, काश मैं तुम्हारे आंसुओं को वाइप कर सकता, काश यहाँ पर तुम और मैं सिर्फ अकेले होते, सिर्फ तुम और मैं होते, कोई और ना होता। तभी लेन सीचेन वीइंग के आंसुओं को वाइप करते हुए कहते हैं, वीइंग तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है, क्या बात है, तुम तो कभी भी ऐसे नहीं रोते हो ना, तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो ना, हमारे लिटिल ब्रदर हो तुम, और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग ब्रदर हो हमारे, फिर तुम ऐसे रो क्यों रहे हो। तभी वीइंग कहता है, वो मुझे लगा आप लोग नहीं आए हो, तो मुझे ना सेजे की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो मेरी आंखों से आंसू आ गया, और कुछ नहीं। जियान यानली इस बात को सुनकर इमोशनल हो जाती हैं, उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। अब वो ये दोनों इतने इमोशनल हो गए थे, वीइंग और यानली ये दोनों ना एकदम आंसुओं से ना रो रहे थे, आंखों में इनकी में आंसू थे। तभी वांग जी से रहा नहीं जाता है और वो वीइंग के हेड पे अपने सिर को फुराने लगता है और कहता है, प्लीज़ मत रो, तुम रोते हुए अच्छे नहीं लगते हो, तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो। और इन लाइनों को सुनकर वीइंग ने रोना एकदम से बंद कर दिया था। तभी जियांग चैंग कहता है मुंह बनाते हुए, अगर मैं कहता हूँ ऐसा तो वीइंग कभी भी रोना बंद नहीं करता। हम इतनी देर से चुप कराने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ रोना बंद हो जाए इसका, लेकिन नहीं हुआ, और इसके वांग जी के कहने पर एक बार में रोना बंद कर दिया। वीइंग तुम ना सिर्फ वांग जी के हो, तुम हमेशा वांग जी की ही बातें मानते हो, हमारी नहीं मानते हो। ऐसा कह के जियांग चैंग अपना मुंह बना लेता है। तो वीइंग कहता है, नहीं का, ऐसी कोई बात नहीं है, लेंजो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। वांग जी को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। वीइंग समझ सकता है, उसको भी कहने में बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, लेकिन वो ऐसे अपनी रिलेशनशिप अनाउंस नहीं कर सकता है, बिकॉज उसको लगता है कि वांग जी उसे एक छोटे भाई की तरह समझता है। उसको ना ये नहीं पता वीइंग को कि वांग जी उससे प्यार करता है, उसको ये कुछ भी नहीं पता है। उसको ना बस ऐसा लगता है कि हाँ वांग जी उसको अपना छोटा भाई समझता है, एंड वांग जी वो ना वीइंग से प्यार करता है। उसको भी नहीं पता कि वीइंग उससे प्यार करता है, वो भी यही समझता है कि वीइंग उसको बड़ा भाई समझता है। वांग जी को भी ऐसा ही लगता है कि वीइंग उसको बड़ा भाई समझता है। एंड ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना दोनों के माइंड में घूम रही है, और ये पता नहीं अब कब ख़त्म होगी, बहुत जल्द हो जाएगी वैसे तो, अगर मैं एक्सप्लेन करती रही तो। ओके गाइस, स्टोरी पे आते हैं। वांग जी ऐसा कह के ना थोड़ी देर बाद वी चांगसे की आवाज़ आती है, वीइंग तुम लोग कहाँ रह गए। तभी लैन कैन कहते हैं, वांग जी सिचेन आ जाओ जल्दी से, डिनर का टाइम हो रहा है। और ये लोग ना डिनर के लिए बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही लैन कैन, जियांग फैनमियांग एंड वी चांग से ये देखते हैं ना, तो वांग जी का फेस उतरा हुआ था, जियांग चैंग का मुंह बना हुआ था, लेन सीचेन स्माइल कर रहे थे, एंड वीइंग और जियान यानली इनका फेस देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोनों अभी रो कर के आए हैं। तो ये तीनों ना बरेड हो जाते हैं, वी चांग से, लैन क्रैन, जियांग फैनमियांग, ये बरेड हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया, अभी तो ये चारों के चारों हंसते हुए गए थे, अब ये क्या हुआ। और लैन क्रैन कहते हैं, मैं पूछता हूँ, आप लोग बैठिए। और लैन क्रैन इन पांचों के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ वीइंग, यानली तुम दोनों रो क्यों रहे हो, और वांग जी तुम इतने उदास क्यों हो, तुम्हारे फेस से पता चल रहा है। तभी वांग जी अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि कुछ नहीं अंकल, मैं उदास नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। और ऐसा कह के वो जाके डाइनिंग टेबल के पास ना एक चेयर पे बैठ जाता है। वीइंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था वांग जी के लिए, लेकिन उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि वांग जी की फीलिंग्स हैं क्या। उसको उसकी फीलिंग्स ना समझ में नहीं आ रही थी कि वांग जी की फीलिंग्स क्या हैं, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो यही समझता है कि हाँ वांग जी उसको छोटा भाई समझता है। वीइंग से पूछते हैं लैन क्रैन, क्या हुआ है। तभी वीइंग कहता है, वो कुछ नहीं अंकल, हम काफ़ी टाइम बाद मिले ना, तो मुझे बस सेजे की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो मैं उन्हें देखकर बस थोड़ा सा रो गया।
तभी वो जियांग चैंग और लैंसी चैन की साइड देखते हुए कहते हैं क्या हुआ है सचैन, तुम इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो। तभी सचैन कहता है कुछ नहीं अंकल, वो कुछ नहीं और ऐसा कह के वो जाके वांग जी के पास जाकर के बैठ जाता है। और जियांग चैंग से जब पूछते हैं तो जियांग चैंग मुंह बनाते हुए कहता है कि कुछ नहीं, हम लोग तो बेकार यहाँ आए, यहाँ पर सिर्फ वांग जी को आना चाहिए था। और वो ऐसा कह के ना जाके वांग जी के एकदम अपोजिट साइड जाके ना बैठ जाता है और उसको घूर घूर के देखने लगता है। और वांग जी भी वो ना जियांग चैंग को ऐसे घूर घूर के देख रहा था, बिकॉज जियांग चैंग वो ना एक अल्फ़ा है और वो वीइंग से बहुत ज़्यादा चिपकता है। बट जियांग चैंग के मन में ना बिल्कुल भी कोई भी फीलिंग नहीं है वीइंग के लिए, इसलिए ना यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है और वीइंग के मन में भी कोई भी फीलिंग नहीं है। बट वांग जी को ये बात नहीं पता है, उसे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। वो समझता है कि जियांग चैंग हर टाइम बस पूरा टाइम ना बस वीइंग को ना लाइन देता रहता है कि हाँ कैसे भी करके ये पट जाए, फ्लर्ट करता रहता है उसके साथ, उसको ऐसा लगता है। इसके बाद ये सब लोग ना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ये सब लोग आज यहीं पे रुकेंगे नाइट में, और ये नाइट में यहाँ पर रहने के बाद कल मॉर्निंग में जाने वाले हैं यहाँ से। हेलो एवरीवन, आप लोगों को आज का पार्ट कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड वांगशियन लवर्स के साथ शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एंड टेक केयर, टाटा बाय बाय। हेलो एवरीवन।